हेलो गाइज, आपका स्वागत है इस अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम यूजीसी नेट लॉ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि लॉ सब्जेक्ट से जिन जिन को भी नेट पास करना है, जीआरएफ करना है, उनके लिए ये क्लास होने वाली है। और इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं यूजीसी नेट लॉ के जो सिलेबस में जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में क्या क्या शामिल है, क्या क्या उस सिलेबस में हम बात करने वाले हैं। जैसे पहली यूनिट में क्या क्या आता है। सबसे पहली यूनिट में आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हो। अब जूरिस्प्रूडेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूजीसी नेट के सिलेबस का। और पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा क्या है, और इसकी हम परिभाषा देखेंगे। जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम विधि शास्त्र के प्रकार देखेंगे, जूरिस्प्रूडेंस के प्रकार देखेंगे, जूरिस्प्रूडेंस के प्रकार देखेंगे इसी वीडियो में। और इसके बाद हम देखेंगे कि विधि के सोर्स देखेंगे। और इसके बाद हम विधि के जितने भी स्कूल्स हैं इसके बारे में बात करेंगे ओवरऑल। और जैसे कि इसमें यूजीसी नेट में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन बनता है काल क्रमानुसार, जो कि विधि शास्त्री हैं उनकी जन्म कुंडली से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है और उनको काल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए एग्जामिनर दे देता है। तो इनको हम कैसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसकी एक बहुत शानदार मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, जो कि आज के बाद आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का जो भी कॉन्सेप्ट है ये आपको परेशान नहीं करने वाला। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा से। तो इसमें देखते हैं हम जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। जूरिस्प्रूडेंस का सबसे पहले हम जानेंगे मतलब क्या होता है। देखो, जैसा कि जूरिस्प्रूडेंस जैसा कि आप लोग जानते हो, जूरिस्प्रूडेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, जूरिस प्लस प्रूडेंस। जूरिस प्लस प्रूडेंस यानी कि जूरिस माने होती है विधि और प्रूडेंस माने होता है ज्ञान, यानी कि विधि का ज्ञान। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है विधि का ज्ञान। सबसे पहले इसका क्वेश्चन बनता है कि जूरिस प्रूडेंस जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन। आज के बाद जूरिस्प्रूडेंस के जितने भी आपके गिले शिकवे हैं ना, जूरिस्प्रूडेंस याद नहीं होता है, इसकी संकल्पना मतलब याद नहीं रहती या समझते नहीं, आज इसे हम पूरी इसकी जो परिभाषा है इनको हम समझेंगे, ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे। आज के बाद आपको ये जूरिस्प्रूडेंस कभी भी परेशान नहीं करने वाला। ना जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा परेशान करेंगी और ना ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको परेशान करने वाला है। तो हमने समझा सबसे पहले कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस है क्या कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा। और ये जो जूरिस्प्रूडेंस शब्द है ना, ये रोमन विधि शास्त्रियों की देन है। सबसे पहले यूजीसी नेट के एग्जाम में इस बार 2024 का जो दिसंबर वाली शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि ये जूरिस्प्रूडेंस किन विधि शास्त्रियों ने दिया था। उसमें ऑप्शन थे ब्रिटिश विधि शास्त्रियों ने दिया, रोमनों ने दिया, या फिर आप मतलब और भी हो सकते हैं, जैसे आंगल हुआ। तो उसका सही आंसर था रोमन विधि शास्त्रियों ने, रोमन विधि शास्त्रियों ने। तो और सबसे पहले हम देखते हैं अब जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र की है ना परिभाषा। अलग अलग विधि शास्त्रियों ने अपने अपने से नजरिए से देखा है, अपना अपना दृष्टिकोण है। जैसा उन्होंने जिस दृष्टिकोण का उन्होंने चश्मा पहन रखा था उस हिसाब से उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। सालमंड ने अपने हिसाब से इसकी परिभाषा दी, हॉलैंड ने अपने हिसाब से परिभाषा दी, लास्की ने अपने हिसाब से परिभाषा दी, और एचएल हार्ट ने अपने हिसाब से परिभाषा दी। तो सारे विधि शास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से इन्होंने परिभाषा दी थी। तो इन्हीं परिभाषाओं को आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं और पूरी परिभाषा ऐसे समझाने वाला हूं कि आज के बाद आप कोई भी वीडियो जूरिस्प्रूडेंस की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और पूरी जी इनकी जो परिभाषा है इसे पूरी तरह हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बताया मैंने जूरिस्प्रूडेंस शब्द की परिभाषा। जूरिस्प्रूडेंस शब्द का मतलब यानी कि जूरिस माने होता है विधि, प्रूडेंस माने होता है ज्ञान, यानी कि विधि का ज्ञान। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और ये रोमन विधि शास्त्रियों की देन है। जूरिस्प्रूडेंस शब्द रोमन विधि शास्त्रियों की देन है। सबसे पहले हम एक रोमन विधि शास्त्री हैं अल्पियन, अल्पियन की परिभाषा देखते हैं। अल्पियन ने क्या कहा? अल्पियन की जो परिभाषा है ना, अल्पियन ने कहा था कि ये जो विधि शास्त्र है ना, ये जो विधि शास्त्र है, विधि शास्त्र उचित और अनुचित का विज्ञान है। विधि शास्त्र उचित और अनुचित का विज्ञान है। इन्होंने कहा कि विधि शास्त्र उचित और अनुचित का विज्ञान, इन्होंने कहा कि उचित और अनुचित का विज्ञान है साहब, ठीक है। यानी कि साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, इन्होंने कहा था साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, इन्होंने बोला था। इसके बाद हम देखते हैं सिसरो की परिभाषा। सिसरो ने कहा कि विधि शास्त्र, सिसरो की परिभाषा देखते हैं पूरा ऐसे ही जैसे मुझे सारे कॉन्सेप्ट इसके मैंने इसको समझ रखा है। आप अगर जूरिस्प्रूडेंस को रटोगे तो एग्जाम में हमेशा इनकी जो परिभाषा होती है पूछी जाती है और हमेशा कंफ्यूजन में आप क्वेश्चन को गलत ही करके आओगे, इसे समझना है। देखो, इसने अल्पियन ने बोला क्या? उचित और अनुचित का विज्ञान कहा इसने। और सिसरो ने कहा कि ये विधि शास्त्र है ना, एक ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है, यानी कि इसमें एक दर्शन की तरह अध्ययन किया जाता है। इसे हम उसने सिसरो ने बोल दिया ये ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। तो सिसरो की परिभाषा हमने देखी यहाँ पर। सिसरो ने कहा इसे ज्ञान का दार्शनिक पक्ष, ज्ञान का दार्शनिक पक्ष, ज्ञान का दार्शनिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष सिसरो ने कहा था। इसके बाद हम देखते हैं सालमंड की परिभाषा। सालमंड ने क्या बोला था? सालमंड की देखेंगे, फिर हॉलैंड की परिभाषा देखेंगे, इसके बाद हम लास्की की परिभाषा देखेंगे, एचएल हार्ट की परिभाषा देखेंगे। यानी कि पूरा आज की वीडियो में आपकी ये परिभाषाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये पूरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये समझो एक तरह आपके लिए गिफ्टेड क्लास है यूट्यूब पर। और इसमें देखिए आप सालमंड की देखते हैं, पहले सालमंड की परिभाषा देखते हैं हम। सालमंड ने कहा था, सालमंड ने क्या कहा था? सालमंड ने कहा कि विधि शास्त्र नागरिक विधि के आधारभूत सिद्धांतों का विज्ञान है। यानी सालमंड कह रहे हैं कि विधि शास्त्र है ना, जो ये नागरिक विधि, जो नागरिक विधि है, यानी कि जो व्यावहारिक विधि है, नागरिक विधि जो यानी कि व्यावहारिक विधि, और अच्छी भाषा में कहें व्यावहारिक यानी कि सिविल लॉ, नागरिक विधि के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनका विज्ञान, यानी कि नागरिक विधि के आधारभूत सिद्धांतों का विज्ञान कह रहे हैं हमारे सालमंड। ये कह रहे हैं कि आधारभूत सिद्धांत क्या होते हैं? आधारभूत सिद्धांत जैसे अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, इनके बारे में अध्ययन करना, ये कहते हैं हमारे सालमंड के, यही विधि शास्त्र है। यानी कि सालमंड कहते हैं कि विधि केवल ऊपरी तौर पर, मतलब ऊपर तौर से उसका अध्ययन मत करो, उसकी नैतिकता कैसी होनी चाहिए, समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसके पीछे बनाने की क्या सोच रही थी, उसके पीछे भी ये हमारे सालमंड जाते हैं विधि के। यानी कि ये विधि की सोच के पीछे जाते हैं, विधि की नैतिकता का, उसमें कितनी विधि में नैतिकता का कितना योगदान रहता है, इसके पीछे सालमंड जाते हैं। विधि जो आधारभूत सिद्धांतों का पालन करती है उसके संबंध में बात करते हैं विधि। तो ये हुआ सालमंड की परिभाषा। सालमंड की परिभाषा सीधी सीधी याद रखनी है कि ये नागरिक विधि के आधारभूत सिद्धांतों का विज्ञान इसने कहा है। इसके बाद हॉलैंड की परिभाषा हम देखते हैं, जो कि हॉलैंड है ना, इसको मैं पता कैसे देखता हूँ, इसको आपको एक रोमांचक एक कहानी की तरह मैं समझाने वाला हूँ। सालमंड सुपर किंग्स को हम सचिन तेंदुलकर मान लेते हैं और हॉलैंड हार्ड हिटर यानी कि हार्दिक पांड्या मान लेते हैं। जैसे कि देखो, हॉलैंड हार्ड हिटर यानी कि हार्दिक पांड्या। हॉलैंड की पहले परिभाषा देखते हैं, बाद में से हम क्रिकेट से लिंक करके आपको मैं समझाऊंगा एक आसान भाषा में और एक कहानी की तरह।
तो देखिए इसे हम हॉलैंड की परिभाषा देखते हैं। हॉलैंड क्या कहते हैं? विधि शास्त्र सकारात्मक विधि का औपचारिक विज्ञान है। ये कहते हैं विधि शास्त्र जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, ये आपका सकारात्मक विधि का, सकारात्मक यानी पॉजिटिव लॉ, सकारात्मक विधि का औपचारिक विज्ञान है। औपचारिक विज्ञान है ये, सकारात्मक विधि का औपचारिक विज्ञान है, औपचारिक विज्ञान है। तो इन्होंने कहा कि विधि शास्त्र सकारात्मक विधि का औपचारिक विज्ञान है, और सालमंड कह रहे हैं कि विधि शास्त्र नागरिक विधि के आधारभूत सिद्धांतों का विज्ञान है। तो इसकी देखो, ये तो विधि की बनाने के पीछे क्या सोच है इसके पीछे भी जाते हैं, लेकिन ये जो हॉलैंड कह रहे हैं ना, और सकारात्मक विधि यानी पॉजिटिव लॉ, ये हॉलैंड कह रहे हैं कि जो विधि अब जो वर्तमान में है ना वही विधि है। यानी कि ये पीछे की बात नहीं करता, ना ये नैतिकता की बात करता, ना कोई आधारभूत सिद्धांतों की बात करता। ये कह रहा है कि जो संप्रभु ने, जो राजा ने बना दिया वही कानून है। ये ना तो नैतिकता की बात करते, ना उसके बनाने के पीछे क्या सोच है, उसके पीछे क्या दर्शन है, ना उसकी बात करते हैं। हॉलैंड मतलब सीधी सीधी सी बात है, ये केवल जो विधि का जो बाहरी स्वरूप है ना, जो बाहरी ढांचा है, उसी की बात करते हैं केवल। ये उसकी सोच के पीछे नहीं जाते, नैतिक सिद्धांतों के पीछे नहीं जाते, ना ये नैतिकता की बात करते हैं। लेकिन सालमंड विधि के बनाने के पीछे क्या सोच रही के बारे में बात करते हैं। अब देखो, सालमंड सुपर किंग्स को हम मान लेते हैं, जैसे कि ये हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को आपको पता है क्रिकेट की एक एक बारीक को समझते हैं, वो क्रिकेट की एक एक बारीक को समझते हैं। वो कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर के मायने क्रिकेट में क्या है, इतनी ही वैल्यू 1 रन की है, इतनी ही 2 रन की, इतनी ही सिंगल डबल सब की है सचिन तेंदुलकर के लिए। सचिन तेंदुलकर मान लिए हमने थोड़ी देर सालमंड सुपर किंग्स को, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर, इसे समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके लिए। इसे हम हार्दिक पांड्या ले लेते हैं। तो ये विधि की परिभाषा अपने अपने तरीका से, यानी क्रिकेट की परिभाषा ये अपने अपने तरीका से तय करते हैं। तेंदुलकर कहते हैं कि सिंगल लेना, डबल लेना, ये भी विधि की परिभाषा में आता है। 4 6 ये भी आते हैं, ठीक है ना। चलो, तेंदुलकर की परिभाषा ये मान ली। अब ये जो हार्दिक पांड्या ना, ये केवल 4 और 6 की बात करते हैं। ये मानते हैं कि सिंगल डबल कोई क्रिकेट नहीं होता, ये केवल 4 और 6 में डील करते हैं। ये यानी कि ये विधि का जो बाहरी स्वरूप है उसी की बात करते हैं ये केवल, यानी कि ये क्रिकेट की बारीकियों पर भी बात करते हैं। ये कहते हैं कि विधि की, तेंदुलकर को पता है कि क्रिकेट के पीछे क्या सोच है, कैसे कोई शॉट की उत्पत्ति हुई, कैसे खेला जाता है, सारी चीजें वो बारीकों के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं नहीं, केवल 4 और 6 क्रिकेट होता है। तो यही परिभाषा हॉलैंड और सालमंड की परिभाषा में आप डिफरेंस कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल मैंने बनाया था, इसके लिए हार्दिक पांड्या का और सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लेकर। तो इसके बाद हम देखेंगे लास्की की परिभाषा देखते हैं। लास्की ने क्या कहा था? लास्की की जो परिभाषा है, लास्की कहते हैं कि विधि शास्त्र है ना, विधि शास्त्र विधि का क्षेत्र है। लास्की की परिभाषा देखो, लास्की की परिभाषा, लास्की कहते हैं कि विधि शास्त्र विधि का क्षेत्र है, यानी कि विधि का क्षेत्र कहते हैं लास्की की परिभाषा। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, और यूजीसी नेट में भी ये मैचिंग के लिए दे दी जाती है। अब मैचिंग के लिए ये सारी परिभाषाएं आपको दे सकता है यूजीसी नेट में। अब देखो, इसके बाद हम देखते हैं सीके एलन की परिभाषा। सीके एलन ने क्या कहा है विधि शास्त्र के संबंध में? सीके एलन की जो परिभाषा है ना, सीके एलन कहते हैं कि विधि शास्त्र आधारभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। इन्होंने इनकी परिभाषा में और सालमंड की परिभाषा में आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोनों एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन सालमंड कह रहे हैं ओनली सिविल लॉ की, नागरिक विधि के आधारभूत सिद्धांतों का विज्ञान है। लेकिन ये कहते हैं सीके एलन
आधारभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण ही विधि शास्त्र है। यानी कि ये कोई भी आधारभूत सिद्धांत हो, किसी भी विधि के आधारभूत सिद्धांत हो, वो क्रिमिनल लॉ के हों, सिविल लॉ के हों, या कोई और भी विधि के, ये सारी चीजें सीकेएलएन की परिभाषा में इंक्लूड होती है। तो सीकेएलएन कहते हैं कि आधारभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण, आधारभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण ही विधि शास्त्र है। तो लास्की की परिभाषा विधि शास्त्र विधि का क्षेत्र है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका। एक बार, जितनी बार इनको रिवीजन करोगे उतना आपको ये अच्छे से समझ में आएंगी। मैं बहुत अच्छे से इसे समझा भी रहा हूँ आपको एग्जाम्पल देके। और एक बार अच्छे से इसे 2-3 बार लिख लेना कॉपी में, फिर थोड़ा मनन करना। मनन करने के बाद ये सारी चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी, और फिर कभी कभी एज ए रिवीजन करते रहना इस चीज को। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था आपको जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस शब्द की उत्पत्ति के बारे में, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब मैंने बताया आपको। जूरिस्प्रूडेंस यानी कि जूरिस प्लस प्रूडेंस। जूरिस का मतलब होता है विधि, जूरिस का मतलब होता है विधि, जूरिस का मतलब होता है विधि, और प्रूडेंस का मतलब होता है ज्ञान। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि विधि शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? विधि शब्द को कहीं परिभाषित किया गया है? विधि शब्द को लेकर परिभाषित नहीं किया। हमारा आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 देखेंगे तो उसमें आपको ये चीजें दी हैं कि विधि में क्या क्या इंक्लूड है। आर्टिकल 13 में आप देखोगे विधि में क्या क्या आता है। अध्यादेश विधि में आता है। क्या क्या आता है? अध्यादेश। अध्यादेश विधि की परिभाषा में आता है, ठीक है ना। आदेश आते हैं उसमें, नियम आते हैं, विनियमा आते हैं, और अधिसूचना आती है उसमें, और प्रथा और रूढ़ी भी आती है उसमें। तो उसमें जो आर्टिकल 13 में क्या क्या दे रखा है? अध्यादेश, आदेश, विनय, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ी, प्रथा, ये सारी चीजें आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा में आती है। यानी कि विधि में क्या क्या इंक्लूड है। विधि की परिभाषा आप देखो, जो विधि का मतलब होता है कि ऐसा कोई, ऐसे नियम जो कि मनुष्य के आचरण को कंट्रोल करते हैं, नियमित करते हैं, विनियमित करते हैं, उसे हम विधि कहते हैं। ये होगी इसकी एक साधारण परिभाषा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के क्लास में आज हमने देखा जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा देखी, और जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा किन किन विधि शास्त्रियों ने अपने अपने नजरिए से दी, इसके बारे में हमने बात की। आइए इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, रिवीजन ऐसे करते हैं। रिवीजन भी पता ऐसा करोगे जिससे कि बाद में फिर पढ़ना ना पड़े। देखो, सबसे पहले मैंने जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा बताई। जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस प्लस प्रूडेंस, एक लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि जूरिस का मतलब विधि होता है, प्रूडेंस का मतलब होता है ज्ञान, प्रूडेंस का ज्ञान, और ये एक रोमन विधिवेताओं की देन है जूरिस्प्रूडेंस शब्द। और सबसे पहले हमने आल्पियन की परिभाषा देखी। आल्पियन ने कहा था कि विधि शास्त्र उचित और अनुचित का विज्ञान है, यानी कि साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट इन्होंने कहा था। इसके बाद हमने देखा था सिसरो की परिभाषा। सिसरो ने क्या कहा था? सिसरो ने कहा था कि विधि शास्त्र ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। विधि शास्त्र ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है, दार्शनिक पक्ष है। इसके बाद हमने सालमंड की परिभाषा देखी थी। 1 मिनट में अभी रिवीजन कर डालते पूरा। सालमंड की परिभाषा थी, सालमंड ने कहा था कि विधि शास्त्र नागरिक विधि के आधारभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। इसके बाद हमने परिभाषा देखी थी, इसके बाद हमने हॉलैंड की परिभाषा देखी। हॉलैंड कहते हैं कि विधि शास्त्र सकारात्मक विधि का औपचारिक विज्ञान है, यानी कि ये जो पॉजिटिव लॉ है इसका जो औपचारिक रूप है उसका ही, उसी को विधि शास्त्र कहते हैं। सीकेएलएन की परिभाषा हमने देखी कि आधारभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण ही विधि शास्त्र है। इसके बाद हमने लास्की की परिभाषा देखी। लास्की ने विधि शास्त्र को विधि का क्षेत्र कहा था। और एचएलए हार्ट की परिभाषा हमने देखेंगे। इसके बाद हम एचएलए हार्ट के विचार इस संबंध में क्या है ये हम देखेंगे। तो एचएलए हार्ट पता है? एचएलए हार्ट जो है ना, एचएलए हार्ट ने कहा कि विधि शास्त्र है ना एक नियमों का जाल है।
विधि शास्त्र एक नियमों का जाल है, जो कि ये बात कर रहे हैं कि विधि शास्त्र नियमों का तंत्र है, रूल ऑफ सिस्टम है। अब हार्ट ने रूल ऑफ सिस्टम तो कह दिया, रूल ऑफ सिस्टम कहा इन्होंने, रूल ऑफ सिस्टम यानी कि ये कहते हैं कि रूल ऑफ सिस्टम, विधि शास्त्र एक रूल ऑफ सिस्टम है, यानी नियमों का तंत्र है, नियमों का जाल है। इसकी परिभाषा, इसकी याद कैसे रखनी है परिभाषा, हम हार्ट को हम दिल से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि दिल तभी सही रहेगा जब आपके नियम कायदे कानून सब सही रहेंगे। नियम से रहोगे तो हार्ट भी सही रहेगा। तो ठीक है ना, इसकी परिभाषा इसे आप ऐसे करके लिंक कर सकते हो, दिमाग में से याद कर सकते हो ऐसे, लेकिन याद करना नहीं है, इसे समझना है, ठीक है ना। जितना अगर चीज़ों को समझोगे ना, उतनी चीज़ें तुम्हें बहुत समय के लिए दिमाग में सेट हो जाती हैं। अगर रट्टा मारोगे तो रट्टाते तो आप एक दिन रट्टा मार लोगे, अगले दिन खपा हो जाना। देखो इन्होंने कहा कि विधि शास्त्र नियमों का जाल है, नियमों का तंत्र है। अच्छा, कैसे नियमों का तंत्र है? सबसे पहले बात, इन्होंने दो प्रकार के नियम बताए। एक तो प्राथमिक नियम इन्होंने बताया, एक प्राथमिक नियम और दूसरे बताए इन्होंने द्वितीयक नियम, यानी कि प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल बात कर रहे हैं ये द्वितीयक नियम। यहाँ मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बताने वाला हूँ, लेकिन जब मैं HLA हार्ट की पूरी थ्योरी बताऊंगा आपको, तो पूरी अच्छे तरह से उसे पूरे एग्जाम्पल सहित उसे मैं समझाऊंगा सारे, जैसे HLA हार्ट की थ्योरी समझाऊंगा, हेंस केल्सन की थ्योरी समझाऊंगा, ऑस्टिन की क्या थ्योरी थी, ऑस्टिन ने संप्रभु का समादेश ही आदि विधि है, तो कमांड ऑफ सॉवरन, उस कमांड ऑफ सॉवरन ऑस्टिन ने बोला। HLA हार्ट की रूल ऑफ सिस्टम कहा इन्होंने। आप हेंस केल्सन का प्योर थ्योरी ऑफ लॉ पढ़ते हो, के बाद हम रोस्को पाउंड भी बताएंगे, ईयरलिच बताएंगे, ड्यूगिट के बारे में बताएंगे, और फुलर के बारे में भी, सारी जितने भी ये आपके इमैनुअल कांट के बारे में, इमैनुअल कांट की थ्योरी में आपको बताने वाला हूँ। ये सारी थ्योरी जब हम स्कूल्स पढ़ेंगे तो वहाँ में सारी, जेरेमी बेंथम हुए, हॉब्स हुए, जॉन लॉक हुए, और रूशो हुए, मॉन्टेस्क्यू हुए, ये जो थ्योरी है सारी चीज़ें मैं आपको एक एक थ्योरी इनकी बहुत ही साधारण भाषा में और एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और ऐसे ही हम साधारण भाषा में, देखो पहले इसके जो प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम है ना, इसे हम समझ लेते हैं। हार्ट ने कहा कि विधि शास्त्र रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ सिस्टम है, रूल ऑफ सिस्टम, यानी कि इन्होंने कह तो दिया कि रूल ऑफ लॉ है। अब रूल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक नियम। प्राथमिक नियम मतलब कि प्राथमिक नियम ऐसे नियम जो कि हमें ये बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्राथमिक नियम में एक साधारण नियम बता रहा हूँ आपको, मतलब साधारण एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। प्राथमिक नियम ऐसे नियम जो कि हमें ये बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि अगर आप सड़क पर जा रहे हो तो हेलमेट पहनना जरूरी है, आपको क्या करना है, हेलमेट पहनना जरूरी है। ये नियम हमें ये बता रहा है कि हेलमेट पहनना जरूरी है। मास्क, कोरोना के समय मास्क पहनना जरूरी था, ये भी नियम हमें यही बता रहा था, क्योंकि ये कौन सा नियम हो गया, प्राथमिक नियम होगा। ऐसे नियम जो हमें ये बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। एक साधारण वो ट्रिक बता रहा हूँ आपको इसे याद करने की, वही इसकी परिभाषा है। वैसे एग्जाम में भी आप लिख पाओगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, और ये यूजीसी नेट के पर्पज की क्लास है, लेकिन यूजीसी नेट के लिए, जीआरएफ के लिए, और इस क्लास में आप जुडिशरी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। जुडिशरी में भी इस क्लास को, जो सिलेबस में आपका ये जूरिस्प्रूडेंस है, CUET, और ये जितने भी सारे एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लेकिन प्रॉपर ये जो क्लास है यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए क्लास है। तो प्राथमिक नियम हमें क्या बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, और द्वितीयक नियम बताते हैं कि ये जो प्राथमिक नियम है ना, इनमें बदलाव कैसे होगा, ये लागू कैसे होंगे, इनमें चेंज कैसे होगा, ये द्वितीयक नियम बताते हैं। द्वितीयक नियम बताते हैं हमें
जो द्वितीयक नियम होते हैं यानी कि सेकेंडरी रूल, सेकेंडरी रूल, सेकेंडरी रूल हमें ये बताते हैं कि ये जो प्राथमिक नियम है इनमें बदलाव कैसे होगा, इनमें चेंज कैसे होगा, ये लागू कैसे होंगे। यानी कि जैसे कि हम मोटर व्हीकल एक्ट में हमें बदलाव करना है, मोटर व्हीकल एक्ट में हमें बदलाव करना है तो किस नियम के थ्रू करेंगे, द्वितीयक नियम के थ्रू। तो एचएलए हार्ट यही बात करते हैं कि जो विधि शास्त्र है ना, ये नियमों का जाल है, ये नियमों का तंत्र है, रूल ऑफ सिस्टम है, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के नियम आते हैं। एक तो प्राथमिक नियम जो कि हमें ये बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और द्वितीयक नियम हमें ये बताते हैं कि प्राथमिक नियमों में कैसे बदलाव किया जा सकता है, इनको लागू कैसे करना है, इनको इनमें चेंज कैसे करना है, और किसी भी विवाद का निपटारा कैसे किया जा सकता है। तो ये हमें बताते हैं द्वितीयक नियम। तो इसके बाद हमने देखो पूरा एक बार फिर रिवीजन करते हैं इसका हम दोबारा, तब तक चीजों को छोड़ना नहीं है आपको, तब तक दिमाग में एक ही बार पढ़ना है, और एक ही बार में पढ़ने के बाद फिर कभी रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े, इतना अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। पहले मैंने जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा बताई, जूरिस प्लस प्रूडेंस, यानी जूरिस माने विधि, प्रूडेंस माने ज्ञान, विधि का ज्ञान होता है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो रोमन विधिवेताओं ने दिया था ये शब्द, रोमन विधिवेता एक आल्पियन की जो मैंने परिभाषा बताई थी, इन्होंने साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट कहा था, यानी कि उचित और अनुचित का विज्ञान कहा था। इसके बाद मैंने बताया सिसरो की परिभाषा, सिसरो ने कहा था कि ये एक विधि, ये विधि शास्त्र जो है ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। इसके बाद हमने सालमंड की परिभाषा देखी, सालमंड कहते हैं कि ये जो नागरिक विधि है इसके आधारभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण ही विधि शास्त्र है। इसके बाद हमने हॉलैंड की परिभाषा देखी, हॉलैंड कहते हैं, हॉलैंड की जो परिभाषा है, हॉलैंड ने कहा था कि विधि शास्त्र औपचारिक, जो सकारात्मक विधि है उसका औपचारिक विज्ञान है, जो सकारात्मक विधि है उसका औपचारिक विज्ञान है। इसके बारे में हमारे विधि शास्त्र कहते हैं, जो हमारे हॉलैंड हार्डेटर्स इसके बारे में बात करते हैं। हॉलैंड हार्डेटर्स मैंने उसका नाम रख दिया जिससे कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो इसके बाद जो सारी चीजें हमने देखी थी, और इसके बाद हमने लास्की की परिभाषा देखी थी। लास्की ने कहा कि विधि शास्त्र विधि का क्षेत्र है, और एचएलए हार्ट की हमने परिभाषा देखी। एचएलए हार्ट ने कहा था कि एचएलए के विधि शास्त्र नियमों का जाल है, और नियमों का जाल है, और ये विधि शास्त्र के अंतर्गत जो नियम होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, एक प्राथमिक नियम होते हैं और एक सेकेंडरी नियम होते हैं। प्राथमिक नियम और जो सेकेंडरी नियम है आपके, प्राथमिक नियम और सेकेंडरी रूल्स हैं। अब इसके बाद जो सारी चीजें हैं, अब हम पूरी चीजें ऐसे ही कवर करते रहेंगे। प्राथमिक और सेकेंडरी रूल पढ़ने के बाद हमने देखा इसमें, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद जो वीडियो बनेगी उसमें हम देखने वाले हैं। देखो आगे जो हम देखने वाले हैं ना, आगे देखेंगे हम स्कूल्स, जैसे कि प्राकृतिक स्कूल, नेचुरल लॉ, एनालिटिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, रियलिस्टिक स्कूल। इस स्कूल से संबंधित सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट का में जो जितने भी स्कूल्स हैं और उसके विधि शास्त्री हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी बुक है, उनकी बुक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनके जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये मैं आपका बहुत अच्छे से शानदार तरीके से कराने वाला हूं, जो कि एक वीडियो अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली वीडियो देखते हो तो उस वीडियो को देखने के बाद आपकी एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूं कि उसमें आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि कालक्रमानुसार से कभी भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। इसके बाद हमने देखा था, इसके बाद हम देखेंगे अधिकार की परिभाषा, अधिकार के तत्व क्या होते हैं, अधिकार के सिद्धांत क्या हैं। अधिकार का सिद्धांत जैसे इच्छा सिद्धांत हुआ, और आपका इच्छा सिद्धांत के बाद हित सिद्धांत आता है। उसके अधिकार की परिभाषा, सामंड की क्या परिभाषा है, सेवनी की क्या परिभाषा है। सामंड ने कहा था कि जो अधिकार है एक मान्य एवं संरक्षित हित है। सेवनी ने इसे बोला था कि एक
शक्ति का अधिकार जो एक शक्ति है। और इसी प्रकार हमने इमैनुअल कांट की परिभाषा भी देखेंगे। इमैनुअल कांट ने कहा कि ये विशिष्ट अधिकार है, और हॉलैंड ने कहा था ये एक शक्ति का द्योतक है, यानी शक्ति का प्रतीक है। तो इसी प्रकार हम पूरे इसके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, एक एक सिद्धांत को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। अब ये कहाँ से आओ यार, ये पता नहीं ये अपने आप ही चला गया यहाँ से। हाँ ये इंटरफेस खुल
पता नहीं, स्टॉप करने का वो था ना, वो चला गया है।